एक चीज़ हम ज़्यादातर लोगों में कॉमन है, वो यह है कि अगर एक दिन भी हम काम पर ना जाएं या हमने उस दिन का काम नहीं किया तो उस दिन की हमारी कोई भी इनकम नहीं होगी। इसीलिए चाहे कुछ भी हो, हमें काम तो करना ही होगा। हम चाहकर भी आराम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन हमें ऐसा नहीं करने देती। इसी जाल में हम सारी ज़िंदगी फंसे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया के हर इंसान पे लागू होती है। पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी कितना कमाना ज़रूरी है, कब तक 9 से 5 की ज़िंदगी जीनी है, क्या तरीका है जो हमें पैसा और टाइम का फ्रीडम दे सकता है। आज ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मैंने इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में बताया है जो दुनिया के हर अमीर इंसान ने पढ़ी है, या ये कह सकते हैं कि जिसने पढ़ी है वो अमीर बना है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। वक्त के साथ न्यू जनरेशन पहले से ज़्यादा फाइनेंशियली अवेयर और लिटरेट होती जा रही है। इसी के साथ इस बात से भी वाकिफ़ होती जा रही है कि ज़िंदगी भर मेहनत करके बुढ़ापे तक एक मीडियोकर लाइफ जीने का तरीका नहीं है। इसीलिए इस जनरेशन का ज़्यादातर फोकस अर्ली रिटायरमेंट, पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम में है। तभी लोग स्टॉक्स एंड शेयर्स में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को आती है वो ये है कि कौन से स्टॉक्स लिए जाएं, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक्स को सस्ते से सस्ते रेट पे बाय करना ही इन्वेस्टिंग का रियल चैलेंज होता है, जिसके लिए ऑथर डेविड सोलियोमी अपनी बुक द फैल्कन मेथड में हमें एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मेथड सिखाते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग, कॉमन सेंस और बेसिक डिसिप्लिन के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जिसका अल्टीमेट गोल है कि आप ऐसे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएं जिससे आप रिटर्न्स के साथ ही अपनी पैसिव इनकम बना पाएं। दरअसल फैल्कन एक पक्षी का नाम है जो शिकार करने में माहिर होता है। उसी पक्षी की तरह यह मेथड भी काम करता है, क्योंकि ऑथर ने अपनी अर्ली एज में ही काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी थी। इसके बाद उन्होंने यह डिसीजन ले लिया कि वह बड़े होकर इस रैट रेस में नहीं फंसना चाहते। ऑथर डेविड सोलियोमी 33 की उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायर हो गए थे। ऑथर का जन्म 1982 में हंगरी में हुआ था। जब वह 10 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया था। वह अपनी माँ के साथ ही रहते थे जो एक किंडरगार्टन टीचर थी। ऑथर ने अपनी छोटी सी उम्र में डिफरेंट फाइनेंशियल रियलिटीज़ का सामना किया था, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके फाइनेंशियली फ्री होना है। अपने इसी डिसीजन से उन्हें प्रेरणा मिली और अपनी एबिलिटी और सीखने के जुनून से वह 33 साल की उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री हो गए थे। वह एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। इनकी यह बुक हमें बताती है कि स्टॉक मार्केट वह जगह है जहां हम बहुत छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। इसके द्वारा हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, जिससे एक समय बाद हम नहीं बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। 2011 में दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने 3 तरह की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है। पहली, करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड या बैंक डिपॉजिट आते हैं। यह वह इन्वेस्टमेंट है जिसे इन्वेस्टर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। इसका डिसएडवांटेज यह है कि इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट से भी कम होता है। इस तरह हम इसमें इन्वेस्ट करने से अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ाने की बजाय कम कर देते हैं। सेकेंड, अनप्रोडक्टिव एसेट्स। गोल्ड, ऑयल एटसेट्रा इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में आते हैं। इन्वेस्टर यह सोचकर इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि एक दिन उनका दाम ऊपर जाएगा, इस तरह उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन यह इन्वेस्टमेंट अक्सर लोगों के घर या लॉकर में ही रह जाती है। जब तक ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के पास रहती है यह कोई फ़ायदा नहीं देती। इनसे केवल तभी फ़ायदा होता है जब इन्वेस्टर इन्हें बेच देते हैं। थर्ड, प्रोडक्टिव एसेट। इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। स्टॉक मार्केट इस इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वॉरेन बफेट इसी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं। यही ऐसी कैटेगरी है जो इन्फ्लेशन को पीछे छोड़कर आपको अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप बहुत कम कैपिटल से शुरुआत कर सकते हैं। आप जब किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीदते हैं। जब आप लंबे समय तक उस कंपनी के भागीदार बने रहते हैं तो आपको वहां से आपके कैपिटल पर
बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी के शेयर होल्डर होने के नाते आपको भी इसमें हिस्सेदारी मिलती है। हमें यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए अच्छे शेयर के साथ लंबे समय तक बने रहना ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ फैल्कन मेथड? फैल्कन मेथड हमें बताता है कि कंपनियों की पूरी रिसर्च करने के बाद एक बार जब बेस्ट कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसे अपने पास लंबे समय तक होल्ड करके रखो। यही स्टॉक मार्केट में सफलता का मूल मंत्र है। इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। ऐसे में सवाल यह आता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें। इसका जवाब हमें फैल्कन मेथड से मिलता है। फैल्कन मेथड कहता है कि किसी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि कंपनी कैसे काम करती है। जब हम एक कंपनी को फाइनेंशियल रूप से देखते हैं तो हमें इसे एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझने की ज़रूरत है। एक इन्वेस्टर होने के कारण यह आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप यह जान पाओगे कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आपको कंपनी के बाहर क्या चल रहा है इसके लिए आपको इनपुट पाइप और आउटपुट पाइप को समझने की ज़रूरत है जो ब्लैक बॉक्स से जुड़े हुए हैं। इनपुट पाइप्स यानी इनकम। ब्लैक बॉक्स के एक तरफ इनपुट पाइप्स मींस इनकम है, दूसरी तरफ आउटपुट पाइप्स मींस एक्सपेंसेस हैं। इनपुट पाइप्स में सबसे पहला पाइप रेवेन्यू का मिलता है। यह वह इनकम है जो कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के माध्यम से अपने ग्राहकों से मिलती है। इसका दूसरा पाइप बोरोड मनी है। यह वह पैसा है जो कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर चलाने के लिए बैंक से लोन के रूप में लिया हुआ है। तीसरा पाइप इक्विटी सेल्स है। जब कंपनी फंड रेज करने के लिए अपने नए शेयर होल्डर्स को कम करती है, फिर उस नए शेयर्स को बाज़ार में बेचती है, तो यह इक्विटी सेल्स में आता है। इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इस तरह से इकट्ठे किए गए पैसे से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आउटपुट पाइप्स यानी एक्सपेंसेस। अब बात आउटपुट पाइप्स की करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहला पाइप ऑनगोइंग एक्सपेंसेस का मिलता है। यह कंपनी के एवरीडे एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें सैलरीज, ऑफिस सप्लाईज, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग शामिल होती है। दूसरा पाइप कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यह वह एक्सपेंसेस हैं जो उन चीज़ों को खरीदने में लगाए जाते हैं जिनकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो सकती है, जैसे कंप्यूटर्स, मशीनरी और बिल्डिंग्स। तीसरा पाइप एक्विजिशन। यह वह एक्सपेंस है जब कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए दूसरी कंपनियों को परचेज करती है। चौथा पाइप पेमेंट ऑफ डेब्ट्स का होता है, जो फॉरवर्ड मनी कंपनी के इनपुट पाइप में शो होता है, जिसे कंपनी को इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है। इसलिए इस पाइप से हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने कर्ज को चुकाने के लिए कितना भुगतान करती है। पांचवा पाइप टैक्सेस का होता है। यह वह एक्सपेंस है जो कंपनी को टैक्स के रूप में सरकार को पे करना होता है। छठा पाइप प्रॉफिट्स का होता है। इस पाइप में हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का उपयोग किस प्रकार करती है। इस पाइप के अंदर हमें 3 प्रकार के सब पाइप मिलते हैं जिनसे पैसा बाहर आता है, जिनमें पहला डिविडेंड्स है। जब कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ भाग अपने शेयर होल्डर्स को देती है, उसे डिविडेंड कहा जाता है। इसमें दूसरा पाइप शेयर बायबैक का है। जब कंपनी सरप्लस कैश के कुछ भाग से अपने ही शेयर को ओपन मार्केट से खरीदती है तो उसे शेयर बायबैक कहा जाता है। तीसरा रिटेन्ड अर्निंग है। जब कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने ही पास रख लेती है, जिससे कंपनी की ग्रोथ होती है। तीसरा रिटेन्ड अर्निंग है। जब कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने ही पास रख लेती है, जिससे कंपनी की ग्रोथ होती है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी इस पैसे को किस प्रकार और कहाँ पर प्रयोग करती है। वह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न जनरेट करके देती है, जिसके इनकम पाइप से ज़्यादा इनकम अंदर आ रही हो, वही आउटपुट पाइप से कम पैसा बाहर जा रहा हो। जो कंपनी अपने प्रॉफिट को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, जिस कंपनी के पास कर्ज ना हो, जिसके एसेट्स उसके लायबिलिटीज़ की तुलना में बहुत ज़्यादा हो। द गोल ऑफ फैल्कन मेथड। फैल्कन मेथड में हमें स्टॉक मार्केट में बाय एंड होल्ड की पॉलिसी पर चलने के लिए कहा है। यह लोकप्रिय पुराने क्वांट मॉडल से बिल्कुल अलग है। क्वांट मॉडल के अनुसार आप कुछ क्वांटिटी मेथड के जरिए बेस्ट शेयर्स को खरीदते हैं, 1 साल तक उन्हें होल्ड करते रहते हैं, फिर उन्हें बेच देते हैं।
फिर से अपनी रिसर्च करके बेस्ट शेयर्स को खरीदते हैं, फिर 1 साल बाद उन्हें बेच देते हैं। इस प्रकार हर साल उनको यह प्रक्रिया दोहरानी होती है। एक इन्वेस्टर के लिए यह बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है। ऐसे में आप उन कंपनी के शेयर को भी खरीद लेते हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होता। इसका एक डिसएडवांटेज यह भी है, कभी कभी कंपनी की योजनाओं का रिजल्ट देखने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। जब आप उसके शेयर को 1 साल में ही बेच देते हैं तो आप उस कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदारी बनने से चूक जाते हैं। इसके विपरीत फैल्कन मेथड हमें बताता है कि हमें क्वालिटी वाइज अच्छे शेयर्स को चुनना चाहिए, उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखना चाहिए, जिससे उस शेयर से हमारी जेब में डिविडेंड के रूप में लगातार पैसा आता रहे। बाय एंड होल्ड के द्वारा ही इन्वेस्टर का यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। 5 स्ट्रैटेजीज ऑफ फैल्कन मेथड। अब हमें फैल्कन मेथड की 5 स्ट्रैटेजीज को समझना होगा, जिसकी सबसे पहली स्ट्रैटेजी है सेलेक्ट ग्रुप ऑफ टॉप क्वालिटी कंपनीज। फैल्कन मेथड कहता है कि आपको सबसे पहले टॉप क्वालिटी कंपनीज को सेलेक्ट करना होगा। आपको उन कंपनीज पर फोकस करना होगा जो पिछले 20 सालों से लगातार अपने शेयर होल्डर्स को बेहतर डिविडेंड दे रही हो, जिन्होंने कभी भी डिविडेंड में कटौती न की हो। ऑथर कहते हैं कि हमें कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। वह 20 साल के डिविडेंड हिस्ट्री देखने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि कंपनी ने एक रिसेशन ज़रूर फेस किया हो। वह कंपनी बेहतर है जिसने रिसेशन के समय भी अपने शेयर होल्डर्स के डिविडेंड में कटौती न की हो। ख़राब हालात में भी कंपनी की अर्निंग पावर और स्ट्रेंथ को बराबर रखा हो। ऑथर कहते हैं कि आपको उन कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए जिनका डिविडेंड पे आउट रेशियो हाईएस्ट हो। डिविडेंड पे आउट रेशियो इस बात से निकलता है कि एक कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना भाग अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताऊंगा जो मैक्सिमम बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स ने पढ़ी है। बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बुक बेंजामिन ग्रैहम के द्वारा लिखी गई है। बेंजामिन ग्रैहम 20th सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र थे। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कई वैल्यूएबल प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजीज बताई है जो सेफली इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करती है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इनकी एडवाइजेस और टेक्निक से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। इन्वेस्टमेंट के लिए आप ग्रो ऐप को डाउनलोड करें। इंडिया में मेरे जैसे 4 करोड़ लोगों ने इस ऐप को यूज़ करके अपना फाइनेंशियल स्टेटस बनाया है। ग्रो ऐप एंड बुक्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दूसरा, आइडेंटिफाई स्टॉक्स एंड बाय देम ऑन द चीप प्राइस। फैल्कन मेथड कहता है कि आपको किसी भी कंपनी का शेयर तब खरीदना चाहिए जब वह सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा हो। आपको उस कंपनी के प्राइस हिस्ट्री को चेक करना होगा, उससे उसका एक एवरेज लो वैल्यू निकालना होगा। जब वह कंपनी अपने एवरेज लो लेवल पर ट्रेड कर रही हो तो उस समय उस शेयर में एंट्री करना सबसे बेहतर होता है। जब कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड हो तो उसे नहीं लेना चाहिए, तभी आप उस शेयर से बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तीसरा, फिल्टर द शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स। जब आपने टॉप क्वालिटी स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लिया और यह भी पता कर लिया कि किस समय उसमें एंट्री लेनी है, तो अब आपको उसे फिल्टर करना है। इसके लिए आपको 3 चीज़ों को कंपेयर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड है। इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी ने साल भर में प्रति शेयर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वह कंपनी ने करंट शेयर प्राइस का कितना परसेंटेज है। इसके बाद फ्री कैश फ्लो यील्ड वो होता है जो कंपनी के पास सभी खर्चों के बाद बच जाता है। इसे निकालने के लिए कंपनी के टोटल कैश फ्लो को अपनी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमें फ्री कैश फ्लो पर शेयर मिल जाता है। फिर फ्री कैश फ्लो पर शेयर को कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करने पर हमें फ्री कैश फ्लो यील्ड मिल जाएगा। अब शेयर होल्डर यील्ड से हमें यह पता चलता है कि एक कंपनी अपने इन्वेस्टर के साथ कितने पैसे शेयर करती है, चाहे वह डिविडेंड के ज़रिए हो या फिर शेयर बायबैक के ज़रिए। चौथा, रैंक द सर्वाइवर्स। अब आपको अपने स्टॉक्स को करंट वैल्यूएशन के आधार पर 3 प्रकार के रैंक में रखना होगा। इसमें सबसे पहला श्योर है। इसमें वह शेयर आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन से अच्छी वैल्यूएशन में अवेलेबल हो। दूसरा मे बी है, जिसमें वह शेयर आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन पर अवेलेबल है।
तीसरा नो वे है। इसमें वह शेयर आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हो। इस प्रकार आप अपने स्टॉक्स को रैंक करने के बाद आसानी से क्वालिटी स्टॉक्स को बाकी स्टॉक्स से अलग कर पाएंगे। पांचवा, टेक क्वालिटेटिव जजमेंट। यह सब एनालिसिस करने के बाद आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ जाएगी। उसके आधार पर आपको क्वालिटेटिव जजमेंट लेने में आसानी हो जाएगी। इन सब के बाद आपके पोर्टफोलियो में अब सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स ही बचेंगे, जिसके साथ आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। इसी प्रकार फैल्कन मेथड का गोल यही है कि क्वालिटी स्टॉक में बाय करो और उसे अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखो। ऐसा करने से ही आप स्टॉक मार्केट में बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, अपने लिए पैसिव इनकम बना पाएंगे, जो तब भी काम करेगी जब आप काम पर नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप डेविड सोलांकी की यह बुक द फैल्कन मेथड ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।